हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बिट्टू और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस भारतीय भवन में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का। ठीक है, तो क्लास 9th का हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्लास 9th का जो है ये पढ़ेंगे आज जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, ये बायोलॉजी का है चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने इस को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो कि हम यहाँ से हम इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है कि बारी बारी से सबको हम जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें एक कोशिका कहते हैं। यानी कि इसमें कहा जाता है कि कोशिका के बारे में ही चर्च किया गया है पूरा। ठीक है, यानी कि जितना ये चैप्टर है, ठीक है, या फर्स्ट चैप्टर, ये पूरा कोशिका का ही भाग है। ठीक है, कोशिका के बारे में ही, यानी कहा जाता है कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड नंबर पॉइंट देख लीजिए कि सभी जीवों की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। उसके बाद जो है यानी कि थर्ड नंबर पॉइंट कि कोशिका के आकार, आकृति व संगठन अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। यानी कोशिका का जो आकार होता है, आकृति होता है, उसका जो अध्ययन होता है वही होता है साइटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो है ये पॉइंट देख लीजिए, सन 1665 में मृत कॉर्क कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने कोशिका सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। यानी कि यहाँ पर कहा जाता है कि 1665 ईस्वी में जो है मृत कॉर्क कोशिका में क्या किया कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वो देखा गया। ठीक है, उसके बाद जो है अगला पॉइंट देख लीजिए कि प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि ये सब देखे गए। ठीक है, उसका जो है अगला देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या है कि सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी में जीवित कोशिका को एंटोनी ल्यूवेनहाक ने देखा। यानी कि सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी में जो जीवित कोशिका को जो है एंटोनियो ने इसको देखा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ की प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद जो है विभिन्न लक्षणों के आधार पर कोशिका में सोल, जेल, वैमहम्स स्थित होता है। यानी कि अलग अलग लक्षणों के आधार पे जो है कोशिका में जीव द्रव्य ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि अगला पॉइंट देख लीजिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन व स्वागन ने किया, जिसके अनुसार क्या क्या था सो देखिए। पहला, सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। अब बात सही है, कोशिका हमारे जीवन में मूल इकाई हमारे शरीर का ये है। ठीक है, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाएं से पैदा होती है। यानी कि जितने भी हमारे शरीर में कोशिका है वो जो पहले से विद्यमान होता है कोशिका, उससे ये क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, उससे ये क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, वायरस कोशिका सिद्धांत अपवाद है। और एक वायरस भी होता है जो कि VIRUS, ये वायरस जो है, ठीक है, ये इसको हम अपवाद में रखते हैं। ठीक है, ये वायरस क्या होता है, अपवाद है, ये भी एक कोशिका है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख करके आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे लक्षण दिया हुआ है, एक कोशिकीय जीव दिया हुआ है, बहुकोशिकीय जीव होता है। इसमें क्या क्या दिया गया है सो देख लीजिए। लक्षण में क्या है, एक कोशिकीय संख्या, कोशिका संख्या, यानी कि एक जैसे एक कोशिका जीव है, उसमें कितना संख्या होता है कोशिका, बहुकोशिकीय में कितना होता है। क्या लिखा हुआ है, एक कोशिकीय में एक कोशिका पाया जाता है, और इसमें अधिक मात्रा में कोशिका पाया जाता है बहुकोशिकीय में। एक कोशिकीय में एक कोशिका होता है, बहुकोशिकीय में अधिक मात्रा में कोशिकाएं पाया जाता है। ठीक है, अब इसका कार्य देख लीजिए क्या क्या है।
इसका कार्य एक कोशिकीय में जो है कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका के द्वारा ही होता है। बहुकोशिकीय में जो है विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। यानी कि कहा जाता है कि एक कोशिकीय जीव में जो है यानी कि सभी कार्य जितने भी कार्य होते हैं वो एक कोशिका के द्वारा ही होता है। और बहुकोशिकीय में जो है अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं पाया जाती है, ठीक है, विद्यमान होते हैं। उसके बाद जो है यानी कि अगला हमारा पॉइंट है, देख लीजिए कार्य का विभाजन। इस एक कोशिकीय में क्या होता है, नहीं होता है कार्य का विभाजन, लेकिन बहुकोशिकीय में क्या होता है, विशेष कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। यानी कि हर एक कोशिका का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद जो है यानी कि अगला हमारा पॉइंट है जनन। कोशिका का जो जनन होता है वो एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि जनन एकल कोशिका द्वारा, यानी कि जनन जो होता है वो एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका के द्वारा ही होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है कि विशेष कोशिकाएं जनन में भाग लेती है। यानी कि विशेष प्रकार का कोशिका इसमें क्या किया जाता है, भाग लिया जाता है। अब उसकी आयु देख लेते हैं। एक कोशिकीय जीव में छोटी आयु होती है कोशिका का, और बहुकोशिकीय जीव में लंबी आयु होती है। बात नॉर्मली है, जिसमें मतलब कि कोई इंसान है, इंसान को सभी कार्य करने के लिए एक ही इंसान को दे दिया जाए तो उसकी थकावट बहुत जल्दी होगी, और एक काम को अधिक लोगों के द्वारा किया जाए तो काफ़ी लंबे समय तक वो थकान नहीं होती है आदमी को, ठीक है। उसका उदाहरण देख लीजिए, अमीबा बैक्टीरिया, इसमें एक कोशिका पाया जाता है। पादप कवक जंतु, इसमें बहुकोशिकीय पाए जाते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कोशिका के आधार पर अंतर। यानी कि कोशिका के आधार पे ये अंतर क्या क्या है देख लीजिए। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, ये दोनों कोशिका है। इस दोनों में क्या क्या अंतर है सब देख लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार जो होता है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका का आकार जो है वो बड़ी होती है। उसके बाद जो है कोशिका का विकेंद्रीकरण भाग, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रीकरण भाग है वो होता है, और उसका विकेंद्रीकरण न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है, और इसमें क्या होता है वो घिरी होती है केंद्रिक उपस्थिति में, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है, झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थिति। यानी कि झिल्ली के द्वारा घिरे अंगक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है। अंगक द्वारा झिल्ली घिरे हुए होते हैं। अगला पॉइंट है कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन द्वारा। यानी कि कोशिका प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिका विभाजन जो है वो विखंडन या कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पे कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है यूकैरियोटिक में, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक में हमेशा कोशिकीय यानी जीवाणु होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में एक एवं बहुकोशिकीय जीव होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोशिका, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल शेप। कोशिकाओं का विभिन्न आकार व आकृति होती है। यानी कि कोशिकाओं का जो है वो आकार विभिन्न प्रकार की होती है कोशिका में, ठीक है। उसका सामान्य कोशिकाएं अंडाकार होती है, वे होती हैं लंबाकार स्तंभाकार डिस्क के आधार पे, ठीक है, आकार की होती है। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये फिगर की सहायता से देख पा रहे होंगे टोटल चीज़, ठीक है। तो इस फिगर को देखने के बाद आप समझ जाएंगे, वीडियो को पुश करके देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, कोशिका का आकार जान लेते हैं। ये कोशिका का आकार है, ठीक है, देख लीजिए। ये कोशिका का आकार क्या क्या है कि विभिन्न जीवों में की कोशिका विभिन्न आकार की होती है। यानी कि हर एक प्रकार के जीवों में जो कोशिका का आकार होता है अलग अलग होता है। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है, यानी कि उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं, अपने नन्ही आंखों से नहीं देख सकते हैं। जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती है। यानी कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसको हम अपने नन्ही आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ कोशिका ऐसी भी होती हैं जिसको हम अपनी नन्ही आंखों से देख सकते हैं। और इनका आकार 0.2 UM से 18 सेंटीमीटर तक होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए। एक कोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार सामान्यतः इतना होता है, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 15 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म में होता है,
और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका का आप नहीं देखे हुए हैं तो इस फिगर में शायद मिल जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो है यही तंत्रिका कोशिका है, देख रहे हैं, सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है, ठीक है। उसका जो है हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कोशिका के भाग, कि कोशिका का भाग कितने होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, सामान्य कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिका अंगक कहलाता है, जो विशेष कार्य संपन्न करती है। यानी कि सामान्य नॉर्मली स्तर पे कहा जाए तो कोशिका के विभिन्न भाग होते हैं जिसको हम कोशिका अंगक कहते हैं, और जो विशेष प्रकार के वो कार्य संपन्न करती है। सामान्य कोशिका के 3 प्रमुख उदाहरण है, यानी कि सामान्यतः कोशिकाओं का जो है 3 मुख्य भाग होते हैं, जो कि पद, प्लाज्म झिल्ली और केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये 3 होता है। तो सबकी पहली बात तो की है कि सबकी बारी बारी से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कोशिका झिल्ली की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप फिगर की सहायता से देख पा रहे होंगे कि कोशिका झिल्ली क्या है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है यही कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो उसका जो है हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट देख लीजिए इसकी क्या है कि कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मोलेमा कहते हैं। यानी कि कोशिका झिल्ली को जो है प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मालेमा कहते हैं। उसके बाद जो है कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जो कोशिका के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थ को अंदर या बाहर जाने देती है। यानी कि कहा जाता है कोशिका झिल्ली जो है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होता है, जो कोशिका के अंदर से या बाहर से केवल कुछ ही पदार्थ को वो अपने अंदर से या फिर अपने से होकर के अंदर या बाहर जाने देता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगला, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग हो करता है। यानी कि यह कहा जाता है कि जितने भी कोशिका होता है वो दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से ये क्या कर देता है, अलग कर देता है। उसका जो है अगला पॉइंट देख लीजिए, यह जंतु कोशिका वो पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। और ये जो कोशिका झिल्ली है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट जो है, यह प्रोटीन वो लिपिड की बनी होती है। यार ये जो कोशिका झिल्ली है यह प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि कहा जा रहा है कि सिंगर निचोलसन के फल मोसिक मॉडल सिद्धांत के अनुसार यह एक प्रोटीन की सतह है जो लिपिड की 2 सतह के सैंडविच की तरह होती है, जो कि 75 डिग्री मोटी होती है, इसकी होती है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और यह जो है ये लचीली होती है, जो कि मोड़ी तोड़ी दोबारा जोड़ सकती है। यानी कि ये थोड़ा सा लचीली होती है और मोड़ी तोड़ी इसको जा सकते हैं, यानी कि थोड़ा मोड़ टेढ़ा उड़ा कर सकते हैं, इसको मोड़ तोड़ सकते हैं, ठीक है। और दोबारा जोड़ने टूटने के बाद दोबारा ये जुड़ सकता है, ठीक है। उसका जो है अगला पॉइंट देख लीजिए, ये प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। बात कर रहे थे प्लाज्मा झिल्ली की, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली के कार्य क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। पहला कार्य क्या है कि यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देता है। यानी कि कोशिका झिल्ली में देख लीजिए कि अपने अणुओं को जो है उसमें जो क्या करता था कि अंदर मतलब कि बाहर अंदर नहीं जाने देता था, लेकिन ये प्लाज्मा झिल्ली में क्या होता है कि अंदर आने जाने इसको देता है, ठीक है। उसका सेकंड नंबर कार्य देख लीजिए, यह कोशिका का निश्चित आकार को बनाए रखती है। यानी कि कोशिका का जो आकार होता है वो एक निश्चित आकार बनाए रखती है, ठीक है। उसका तीसरा कार्य देख लीजिए, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान 2 प्रकार से होता है। यानी कि इस प्लाज्मा झिल्ली में जो है अंदर बाहर अणुओं का जो आदान प्रदान होता है वो 2 तरीके से होता है, जैसे कि एक विसरण द्वारा होता है और प्रसारण के द्वारा होता है, ठीक है। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं ये कि विसरण क्या होता है, प्रसारण क्या होता है, ये दोनों की बात कर लेते हैं। तो पहला देख लीजिए क्या है, विसरण क्या है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करती है। और प्रसारण क्या होता है, वर्णात्मक झिल्ली द्वारा यानी विलायक के द्वारा अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करता है, ये गमन करता है, ठीक है। उसका जो दूसरा पॉइंट देख लीजिए, यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को समान करता है। यानी दोनों ओर से जो पदार्थ का सांद्रता होता है उसको समान कर देता है, ठीक है, एक समान कर देता है। उसका जो है ये प्रसारण में क्या होता है, यह दोनों पदार्थ की सांद्रता को एक समान कर देता है, इसमें भी वही बात है, ठीक है। उसका जो तीसरा पॉइंट देख लीजिए, ठोस द्रव्य गैस तीनों को संभव बनाता है ये, और इस
फोर्थ नंबर, ये प्रसारण में क्या होता है कि केवल द्रवीय माध्यम से ही संभव करता है, यानी कि वसरण में क्या होता है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से ये क्या कहता है संभव करता है। और इस प्रसारण में केवल और केवल द्रव की अवस्था से ही संभव बनाता है। ठीक है, 4 नंबर देख लीजिए कि अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ की गति करने के लिए स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है, केवल विलायक गति करने के लिए स्वतंत्र विलायक नहीं है, यानी कि विसरण में ये स्वतंत्र होते हैं और प्रसरण में ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे जो है अगला पॉइंट देख लीजिए, बाह्य प्रसारण यानी बाहरी प्रसारण जो है कोशिका के अंदर से विलायक का बाहर गमन ये करता है। और अंतःस्राव यानी कि भीतरी अंदर का प्रसारण, ये बाहर का सरण था, ये भीतरी ये प्रसारण है। ठीक है, कोशिका के बाहर से विलायक को का अंदर को गमन, यानी कि कहा जाता है कि बाह्य प्रसारण में कोशिका के अंदर विलायक का गमन करता है, लेकिन अंतः कोशिका के बाहर जो है विलायक का अंदर गमन भी करता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कि ये है सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार तथा सांद्रता का कोशिका के प्रभाव। ये हम अगले वीडियो में आपको बात करेंगे। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो को देखने के लिए जो है आप इंतज़ार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, तब ये वीडियो आपको जाएगा। ठीक है, मिल पाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।